नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था तंत्र या सिस्टम के बारे में कि तंत्र या सिस्टम क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस वस्तु को हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, स्टडी के लिए चुनते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, तंत्र होता है। तंत्र के अलावा जो सारा भाग है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है, परिपार्श्विक कहलाता है। तो आज हमें उसी तंत्र के बारे में पढ़ना है, उस तंत्र के गुण के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। जब आप तंत्र के गुणों के बारे में पढ़ेंगे तभी आप आगे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है तंत्र के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब तंत्र के दो तरह के गुण होते हैं। पहला जो गुण होता है वो मैं आपको बता देता हूं, वो होता है मात्रात्मक गुण। हिंदी में हम बोलते हैं मात्रात्मक गुण, या जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास जो होता है वो होता है मात्रा स्वतंत्र गुण, मात्रा स्वतंत्र गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के गुण हैं, एक तो मात्रात्मक गुण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक होता है मात्रा स्वतंत्र गुण इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो ये मात्रात्मक गुण है इसको हम विस्तृत गुण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्तृत गुण भी बोलते हैं हिंदी में। और ये मात्रा स्वतंत्र गुण है, इसको हम विशिष्ट गुण भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये गुण क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रात्मक गुण की, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, विस्तृत गुण की। नाम से ही जैसा आपको विदित हो रहा है कि मात्रात्मक गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऐसे गुण जो मात्रा पर डिपेंड करते हैं, अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, वो मात्रात्मक गुण कहलाते हैं, है ना। जहां पे अमाउंट मैटर कर रहा है, जैसे आपका मास, ठीक है, मास है, वेट है, वो मात्रा पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम कोई सामान लेने गए 5 किलो 3 किलो, वो मात्रा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का जो मास होता है वो इसकी क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, मात्रात्मक गुण जो मात्रा पर डिपेंड करते हैं, अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मात्रात्मक गुण कहलाते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है, जिसको हम विस्तृत गुण भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, मात्रा स्वतंत्र गुण, विशिष्ट गुण या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो, मात्रा स्वतंत्र गुण ऐसी प्रॉपर्टीज या ऐसे गुण जो मात्रा पर डिपेंड नहीं करते हैं, जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे आप पानी चाहे 1 लीटर ले लीजिए चाहे 1000 लीटर ले लीजिए, ठीक है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो फिक्स है। चाहे आप 1 लीटर पानी को बॉईल कीजिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चाहे आप 1000 लीटर पानी को ले लीजिए, उसको बॉईल कीजिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पर मात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मात्रा से स्वतंत्र है। जहां पर मात्रा से स्वतंत्र होता है, अर्थात मात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो जाती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सरफेस टेंशन है, ये आपके पास यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रात्मक गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। जैसे 5 किलो 2 किलो 3 किलो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, मास। ठीक है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चाहे आप थोड़ा सा ले लीजिए चाहे ज़्यादा ले लीजिए, बात एक ही है।
चाहे आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसको बॉईल कीजिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आप 100 लीटर पानी ले लीजिए, उसको बॉईल कीजिए, आप उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम रहेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सेम रहेगा, सारी चीज़ सेम रहेगी। तो जिनमें मात्रा पर कोई डिपेंडेंस नहीं है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है, मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। तो ये तंत्र के 2 तरह के गुण होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, अगली चीज़ देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, ये 2 चीज़ें आपके पास काम में आएगी, अवस्था फलन और पथ फलन, ठीक है। मैथ वालों को तो पता होगा ये क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ठीक है। 2 चीजें हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ठीक है। तो मैथ वालों को तो आपको पता होगा और बाकियों के लिए मैं अभी बताता हूं ये क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना, अवस्था फलन, सबसे पहले ये बात करते हैं ये फंक्शन क्या होते हैं। ये फंक्शन क्या है, हमारे पास कोई भी चर राशि है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे टेम्परेचर है, हीट है, ये हमारे पास एक तरीके से फलन हो सकते हैं, इनको हम फलन बोल सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, इनको हम बोल सकते हैं फलन, ठीक है। अब बात आती है फलन या फंक्शन, अब बात आती है कि ये अवस्था फलन क्या होता है, पथ फलन क्या होता है। ऐसी कोई भी राशि है, ऐसा कोई भी फलन है जो अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, वो अवस्था फलन कहलाता है। जैसे नहीं है समझ में, अभी समझाता हूँ। अब जैसे आप घर से स्कूल आए, स्कूल से घर आए, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि आप स्कूल से घर आओ, घर से स्कूल आओ, मुझे क्या मतलब है कि आप बीच में कहाँ जाते हो, कहाँ नहीं जाते, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप बीच रास्ते में किस रास्ते से घूम के जाते हो, किसके घर के बगल में से जाते हो, किसके घर के ऊपर से जाते हो, किसके घर के नीचे से जाते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप कैसे भी आओ, आप साइकिल से आओ, आप बस से आओ, आप रेलगाड़ी से आओ, आप हवाई जहाज से आओ, मुझे क्या मतलब है। मुझे तो सिर्फ आप मतलब है कि यहाँ पर टाइम पर क्लास में आ जाओ, टाइम पे घर पहुँच जाओ, बस मुझे इतना सा मतलब है। मुझे आपकी अवस्था से मतलब है, मुझे आपकी जो प्रारंभिक अवस्था है और अंतिम अवस्था है उससे मतलब है। आप घर से कोचिंग आ रहे हो, कोचिंग से घर आ रहे हो, बस इससे मतलब है। तो ऐसे फलन जिनमें केवल हमको प्रारंभिक अवस्था से मतलब है, जब इनिशियल स्टेट से मतलब है, और जो अंतिम अवस्था है उससे मतलब है, तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, अवस्था फलन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अवस्था फलन होता है। और एक हमारे पास क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। पाथ फंक्शन या पथ फलन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक छोटी सी टर्म है, जहां पर ऐसे फलन जहां पर पथ भी डिपेंड करता है, पाथ भी डिपेंड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पथ फलन बोलते हैं। जैसे मुझे मतलब नहीं है आपसे, वो भी मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन आपके घर वालों को तो मतलब है। आप घर से कोचिंग आते हो, है ना, घर से कोचिंग आते हो, कोचिंग से घर जाते हो, मुझे मतलब नहीं है आप कैसे आते हो, कैसे जाते हो, लेकिन आपके घर वालों को मतलब है कि आप कैसे रास्ते से जाते हो, है ना, किस चीज़ से जाते हो, कैसे दोस्तों के साथ रहते हो, साइकिल से जाते हो, बस से जाते हो, गाड़ी से जाते हो, घर वालों को मतलब है। छोटे रास्ते से जाते हो, बड़े रास्ते से जाते हो, आपके रास्ते में क्या पड़ता है, घर वालों को तो मतलब है, ठीक है। तो ऐसी तरीके से यहाँ पे है, ऐसा कोई सा भी फंक्शन है जो पथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो ये पूरे पथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये पूरे पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, पथ कह रहे हैं। रास्ते के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, रास्ता भी डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं पथ फलन कहते हैं, पथ फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अवस्था फलन में कोई भी प्रक्रम है, कोई भी प्रोसेस है, वो किस तरीके से हो रहा है, जो प्रक्रिया है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है स्टार्टिंग से, और हमें सिर्फ एंडिंग से मतलब है, ठीक है। रास्ते में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। और पथ फलन में
पथ फलन में जब हम स्टार्ट करते हैं और एंडिंग पे पहुंचते हैं तो हम किस रास्ते से गए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे पथ फलन का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, हीट, ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा की जब भी हम बात करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि ऊष्मा किस रास्ते से गई, किस रास्ते से होते हुए अंतिम अवस्था में पहुंची, तो वो हमारे पास क्या होता है, पथ फंक्शन होता है। इनके बारे में, इनके एग्जाम्पलों के बारे में आगे यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको आगे यूनिट में कहीं पर भी आपको दिख जाए अवस्था फलन, तो अवस्था फलन देखते ही आप समझ जाना, स्टेट फंक्शन देखते ही आप समझ जाना कि ये किस प्रक्रिया से हो रही है, किस तरीके से हो रही है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था से मतलब है सिर्फ। ठीक है, और पथ फलन में आपको किससे मतलब है, पथ से भी मतलब है, पथ फलन से मतलब है कि किस रास्ते से होकर ये पूरी प्रक्रिया होती है, तो वो आपके पास क्या होता है, पथ फलन होता है। ठीक है, तो ये मैंने किसके बारे में बताया आपको, अवस्था फलन और पथ फलन के बारे में आपको बताया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो है ऊष्मागतिक प्रक्रम। ऊष्मागतिक प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस। इसके बारे में हमको बात करनी है कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आखिर होता क्या है। ठीक है, प्रोसेस, यहां पे देखो प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से प्रक्रिया हो गई, प्रक्रिया, प्रोसेस, तरीका, पर्यायवाची क्यों बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर समझने की कोशिश करना, प्रक्रम का मतलब क्या हो गया, तरीका, प्रक्रिया। ठीक है, अब प्रक्रम क्या है, एक तरीका है, एक रास्ता है, एक पथ है, एक प्रोसेस है। ठीक है, मान लो ये कोई तंत्र है, ये कोई तंत्र है, सिस्टम है ए, ये अपनी एक स्टेट में है। ठीक है, और ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। ठीक है, ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में यहां पर जा रहा है। ठीक है, अब ये जो तंत्र एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो जिस रास्ते से जाता है, जिस पाथ से जाता है, जिस पथ से जाता है, जिस प्रोसेस से जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ऊष्मा की भी बात की जाए तो जब कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है। जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ से पानी बना, बर्फ से पानी बना, तो वो जिस तरीके से चेंज हुआ ना, उस तरीके को, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, पथ बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। और जब ऐसा कुछ काम, जब हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, कहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हीट की भी बात हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, ऊष्मागतिकी प्रक्रम की बात हो गई। अब ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कई प्रकार के होते हैं। अब उन प्रकारों की बात हमको यहाँ पे करनी है। अब इसमें जो पहला जो प्रोसेस है, जो प्रकार है इसका, वो है समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है, आइसोथर्मल, समान टेम्परेचर, समतापी, समान प्रक्रम। समतापी प्रक्रम क्या है, एक तंत्र है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, मान लीजिए ये ए है,
एक तंत्र ए से बी में जा रहा है। अब वो जब ए से बी में जाता है तो उस दौरान उसका जो टेम्परेचर है, जो उसका ताप है, वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, समतापी प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, हमेशा ताप क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है यानी कि ऊष्माक्षेपी है। एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है। तो ये जो तंत्र है ना, ऊष्मा दे देगा, किसको देगा, परिपार्श्विक को, सराउंडिंग को दे देता है। ठीक है, और फिर भी टेम्परेचर को अपना स्थिर रखता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अपनी जो ऊष्मा है वो किसको दे देगा, सराउंडिंग को दे देगा, परिपार्श्विक को दे देगा। अगर टेम्परेचर मान लो थोड़ा सा भी कम होता है तो सराउंडिंग से, अपना जो चारों ओर का वातावरण है उससे हीट ले लेगा, उससे ऊष्मा ले लेगा, यानी कि एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन एक बात ध्यान रखना, समतापी प्रक्रम में जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो तंत्र की प्रत्येक अवस्था में, इन एवरी स्टेप ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, तापमान हमेशा स्थिर रहेगा। अगर रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, तो हीट बाहर निकल सकती है, ज़्यादा हो गई तो बाहर निकल जाएगी। और रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो कम होने पर हीट को बाहर से लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर हमेशा स्थिर रहेगा प्रत्येक पद में, यानी कि जो dt है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ये बात मुझे बतानी थी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समतापी प्रक्रम बोलते हैं। ये समतापी प्रक्रम हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अब इसके बाद अगला प्रक्रम देखते हैं। अगला प्रक्रम है हमारे पास समदाबी प्रक्रम। कौन सा, समदाबी प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम। ठीक है, वहां पर टेम्परेचर था, यहां पर दाब है, तो वहां पे तापमान समान रहता था, यहां पर दाब समान है। तंत्र का, सिस्टम का कोई सा भी पद है, कोई सा भी स्टेप है, वहां पर दाब समान रहेगा, दाब चेंज नहीं होगा, दाब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसा तंत्र हमारे पास क्या कहलाता है, आइसोबैरिक कहलाता है, आइसोबैरिक सिस्टम कहलाता है। और ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। और समदाबी प्रक्रम के लिए क्या कंडीशन है, dP इज इक्वल टू 0, प्रेशर क्या होता है, 0, मतलब dP 0 का मतलब क्या है, कोई भी चेंज नहीं होता है, प्रेशर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, समदाबी प्रक्रम हो गया। एक प्रक्रम और बताता हूं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है ये। एक है रुद्रोष्म प्रक्रम, इसमें है एडायबेटिक प्रोसेस। अब ये क्या है, रुद्रोष्म प्रक्रम। ठीक है, रुद्रोष्म प्रक्रम क्या है, ऐसा कोई तंत्र है, ऐसा कोई सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम मान लिया हमने। अब ये जो तंत्र है ना, ये जो सिस्टम है, अपने सराउंडिंग से न तो हीट को ले सकता और ना ही हीट को दे सकता। सिंपल सी बात है,
ऐसा प्रक्रम, ऐसा प्रोसेस जिसमें अपने आसपास के वातावरण से, परिपार्श्विक से हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रुद्रोष्म प्रक्रम बोलते हैं, एडायबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? तीसरा प्रक्रम हो गया, जिसको हम बोल रहे हैं रुद्रोष्म प्रक्रम। ठीक है, चौथा एक है समआयतनिक प्रक्रम। एक छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। समआयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। एक एक चीज के नोट्स आपको मिल जाएंगे। जितनी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं ना, उतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे। हमारा जो एप्लीकेशन है KWS क्लासेज, उसमें मिल जाएंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसी कैसी लैंग्वेज में विद डायग्राम आपको नोट्स मिल जाएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिजिकल केमिस्ट्री जितनी कठिन लगती है ना बायो वाले स्टूडेंटों को, उतनी ही ज़्यादा सिंपल लगने लग जाएगी। ठीक है, ये मेरी गारंटी है अगर इसी तरीके से पढ़ते रहे तो। अब हमारे पास क्या है? समआयतनिक प्रक्रम है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए आयतनिक, आयतनिक यानी कि आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, तो सम आ गया, आइसोकोरिक आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास ऐसा सिस्टम है, ऐसा तंत्र है जहां पर आयतन समान रहता है। ठीक है, जहां पर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं रहता। जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई प्रक्रम स्टार्ट करते हैं, कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, तो वहां पर वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस हमने पढ़े हैं एक बार और देख लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा समतापी प्रक्रम, ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान समान रहता है, वो समतापी। ठीक है, टेम्परेचर सेम रहता है। समदाबी प्रक्रम, ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब समान रहता है। पूरे तंत्र में जो प्रेशर है, जो दाब है, वो चेंज नहीं होगा। प्रेशर चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज। रुद्रोष्म प्रक्रम, रुद्रोष्म प्रक्रम में क्या होता है? जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो अपने सराउंडिंग से, अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता, तो ऐसा प्रक्रम रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाता है। और एक होता है समआयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें पूरा प्रक्रम हो जाता है, लेकिन आयतन हमारे पास क्या रहता है? सेम रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। एक हमारे पास क्या है? चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं भैया? साइक्लिक प्रोसेस। अब ये क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। देखो, साइकिल का मतलब क्या होता है? चक्र, साइकिल। साइकिल के जैसे आपने पहिए देखे ना, जैसे आप साइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। चक्र कैसा होता है? गोल होता है। अब यहाँ पे क्या है? मान लो कोई एक तंत्र है, ये एक तंत्र है। अब वो घूम फिरकर वापस से उसी अवस्था में आ जाता है। तो ऐसा जो प्रक्रम होता है, ऐसा जो प्रोसेस होता है, वो साइकिल के टायर में भी तो ऐसा होता है। यहाँ से आप चले और घूम फिरकर आप कहाँ गए? यहाँ आ गए। साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस, इसका मतलब आपने कोई कार्य नहीं किया। जैसे आपको एक सर्किल पर खड़ा कर दिया एक जगह और आपको घुमा के सर्किल के चारों ओर वापस से पहले वाली अवस्था में आ गए, तो आप चौराया होता है ना, जैसे साइकिल घूम के वापस से वहीं आ गए। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रम जहां पर घूम फिरकर आप पहले वाली अवस्था में आ जाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? साइक्लिक प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? साइक्लिक प्रक्रम कहलाता है। चक्रीय प्रक्रम कहलाता है, साइक्लिक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं।
ठीक है। तो ये हमने किसकी बात की, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात की। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बताई। यहाँ पे इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको नोट्स में मिल जाएंगी आराम से। ठीक है, नोट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारे ऐप KWS क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम आगे की बात करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं सारी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा सेकंड ईयर की, जो कईयों के सिर के ऊपर से जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।